नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी से, जहां यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। शुक्रवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। इसके अलावा उन्होंने आगरा में कथित पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी को लेकर सपा पर भी निशाना साधा। कार्य समिति में योगी ने मुख्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद पर अपनी बात रखी। योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी का सिद्धांत रहा है, दल से बड़ा देश हम सत्ता में रहे विपक्ष में, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं किया। योगी ने आगे कहा कि अभी हाल में दो प्रकार के षड्यंत्र देखने को मिले थे, जब मतांतरण की आड़ में मूक बधिर बच्चों को हथियार बनाया गया और अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ उन्हें भड़काकर सुरक्षा में सेंध लगाने के जिस प्रकार षड्यंत्र हो रहे थे, वह एक असामान्य घटना नहीं है। दूसरे विपक्ष के हाल में लखनऊ में एक कुत्सित मंशा देखने को मिली, जब सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया। तब एक जिम्मेदार नेता ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, और योगी ने सवाल उठाया कि आखिर ये किस मंशा को प्रदर्शित करता है। बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ में दो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में है और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर पहुंच रही है। वहां वो रेप पीड़ित बच्चों के परिवार से मिलेंगी। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में है और लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चों से रेप का मामला सामने आया था और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को भी बनाया था। अब पीड़ित परिवारों से प्रियंका मुलाकात करने जा रही है और लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। उसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियों, प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इस सारी कवायद का मकसद ये है कि अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेरा जाए। और वहीं शुक्रवार को प्रियंका ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना भी साधा। 2 दिन पहले अपने वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने कोरोना काल में यूपी सरकार के काम की तारीफ करते हुए सीएम योगी की पीठ थपथपाई थी और इस पर भी प्रियंका ने निशाना साधा तो बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की याद दिलाने की कोशिश की। और वहीं यूपी में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की प्रियंका की कवायद लोकसभा चुनाव से ही जारी है। वो लगातार यूपी के अहम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करती आ रही है। हम नज़र 2022 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस की राह आसान नहीं है। 2007 में कांग्रेस में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 8.61% वोट मिले थे, और वहीं 2012 में 28 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली और उसे 11.65% वोट मिले। लेकिन 2017 में कांग्रेस के सिर्फ 7 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाए और उसके खाते में सिर्फ 6% वोट आए थे। इन आंकड़ों को बदलने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रियंका यूपी की सियासी जमीन पर योगी को चुनौती देने उतरी है। और वहीं हालांकि प्रियंका 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंची, लेकिन अब उनकी कोशिश होगी कि वो लगातार यूपी के कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखें ताकि चुनाव तक कांग्रेस का माहौल बना रहे।
और वहीं पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही खींचातान बढ़ती जा रही है। आज कांग्रेस के इंतरिम चीफ सोनिया गांधी से सिद्धू की मुलाकात के बाद अमरिंदर ने तेवर सख्त कर लिए हैं और पार्टी के अंतरिम चीफ को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। अमरिंदर ने चिट्ठी में लिखा है कि अगर सिद्धू को पंजाब का चीफ बनाया जाता है तो किसी तरह पार्टी को नुकसान होगा। सिद्धू पर बिफरे कैप्टन ने सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा है कि सिद्धू के वर्किंग स्टाइल से कांग्रेस को नुकसान होगा और कांग्रेस इससे बट जाएगी। इस बीच नाराज कैप्टन को मनाने हरीश रावत कल चंडीगढ़ जा रहे हैं और वह दोपहर को सीएम से मुलाकात कर आला कमान की बात सामने रखेंगे। आपको बता दें कि सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें से कैप्टन नाराज हैं। हालांकि सोनिया के साथ सिद्धू की मीटिंग के बाद फिलहाल पार्टी ने पंजाब का फैसला रोक दिया है और वहीं सिद्धू की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हरीश रावत से मुलाकात हुई थी। और वहीं इस वक्त एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर हरीश रावत पंजाब पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे, जिसकी खबर आपको हमने पहले ही बताई थी कि हरीश रावत पंजाब जाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे और अब हरीश रावत पंजाब पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब पंजाब के सीएम अमरिंदर के से मुलाकात करने की खबर सामने आ रही है। वहीं कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं है बल्कि जघन्य अपराध था। कोर्ट ने यह भी कहा कि खुशी दुबे अपने बचाव में कोई ठोस दलील नहीं पेश कर सकी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। अदालत ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा। और वहीं आपको बता दें कि चार्जशीट में आरोप की खुशी ने भी बिकरू कांड को अंजाम देने की साजिश में सक्रिय होकर अहम भूमिका निभाई है। खुशी ने खुद के बेगुनाह होने और जेल में सेहत खराब होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा किए जाने की कोर्ट से अपील की थी। जमानत की अर्जी जनवरी में ही दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। और वहीं खुशी दुबे बिकरू कांड को लेकर हुए एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी है। बिकरू कांड के हफ्ते भर पहले ही दोनों की शादी हुई थी। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे हैं। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड और NS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे। इस समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हुए। राजदूत संधू ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल होना भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है। और उन्होंने आगे कहा कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार पिछले कुछ वर्षों में $20 अरब से अधिक तक फैल गया है और रक्षा व्यापार के अलावा भारत और अमेरिका रक्षा मंचों के सह विकास पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और संधू ने हाल के समय में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए सुधारात्मक कदमों का जिक्र भी किया, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो गए हैं।
और वहीं केरल में सबरीमाला मंदिर आज से मासिक अनुष्ठान के लिए भक्तों के लिए फिर से खोला है। मंदिर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक 5 दिनों के लिए खोला गया। अधिकारियों के अनुसार वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट या 48 घंटे के भीतर जारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने पर ही भक्तों को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम के जरिए सबरीमाला मंदिर में रोजाना भक्तों की संख्या की सीमा भी तय की गई है। अधिकारियों के मुताबिक सबरीमाला मंदिर में रोजाना 5,000 भक्तों को एंट्री दी जाएगी। केरल सरकार के अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा कि भक्तों को कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए। अधिकारियों को भक्तों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया है। और वहीं सबरीमाला में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा मंदिर और कई दूसरे प्रमुख मंदिर इस साल मई में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद लगे लॉकडाउन के मद्देनज़र भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे। और राज्य में 1200 से अधिक मंदिरों को मैनेज करने वाले त्रिपुरा देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान मंदिरों परिसर में भक्तों को दर्शन करने अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि दैनिक अनुष्ठान जारी रहे थे। गौरतलब है कि केरल में संक्रमण के काफ़ी मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। और वहीं शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को राज्य में 13,750 नए कोविड मामले सामने आए और वहीं 130 लोगों की मौत भी हुई। इससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 31,30,833 और वायरस से मरने वालों की संख्या 15,155 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10.55% है। और वहीं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं और SSC साइंस परिणाम 2021 घोषित कर दिया है। GSEB SSC रिजल्ट 2021 अब आधिकारिक वेबसाइट पर साइंस के छात्रों के लिए उपलब्ध है। स्कूल इंडेक्स नंबर और अन्य डिटेल्स का उपयोग करके परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि छात्र इस साल अपने गुजरात बोर्ड GSEB 12वीं रिजल्ट 2021 को ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे। हालांकि छात्र बाद में स्कूलों से अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड जल्द ही छात्रों को मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और रीएवैल्यूएशन और रीवेरिफिकेशन की तारीखों को नोटिफाई करेगा। और आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल GSEB 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। GSEB बोर्ड की परीक्षा 1 से 16 जुलाई तक होनी थी, लेकिन इस साल साइंस स्ट्रीम के 1.40 लाख और जनरल स्ट्रीम के 5.43 लाख छात्रों ने कक्षा 12वीं GSEB परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। और गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड HSC परिणाम की गणना छात्रों द्वारा उनके कक्षा 10वीं बोर्ड कक्षा 11वीं की परीक्षा के साथ कक्षा 12वीं के इंटरनल में प्राप्त उनके फाइनल मार्क्स के आधार पर की गई है। और वहीं कक्षा 10 के अंकों को 50% वेटेज दिया गया है, जबकि कक्षा 12वीं और 11वीं को मिलाकर 50% है वेटेज है। जो छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास बाद में परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। इन परीक्षाओं को अंतिम माना जाएगा। ये पेपर कब आयोजित किए जाएंगे इसकी सही तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर से GRP ने RPF के फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है और पुलिस की वर्दी में स्टेशन के बाहर लोगों को धमका रहा था। पुलिस की पूछताछ में बोला कि वर्दी पहनकर सफ़र करने पर कोई टिकट नहीं मांगता है, इस कारण वो वर्दी पहनकर सफ़र कर रहा था। इंस्पेक्टर आगरा कैंट संजय खरवार ने बताया कि शुक्रवार को SI GRP सुनील कुमार और RPF के SI जयराम यादव अपनी टीम के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जांच कर रहे थे। तभी उन्हें जानकारी मिली कि RPF का दरोगा लोगों को धमका रहा है। इस पर पुलिस टीम पहुंची तो एक युवक
आरपीएफ की वर्दी में था। उसने आकाश मधुरिया की नेम प्लेट लगा रखी थी। पूछताछ में वह सही जवाब नहीं दे सका। इस पर पुलिस टीम उसे थाने ले आई। उसके पास से फर्जी आई कार्ड भी मिला है। उसने अपना नाम आकाश मधुरिया निवासी लक्ष्मीगंज ग्वालियर बताया। पुलिस ने बताया कि वो करीब 2 साल से इसी तरह से ट्रेन में वर्दी में यात्रियों से वसूली भी कर रहा था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फर्जी दरोगा ने वर्दी के साथ काली बेल्ट और काले जूते पहन रखे थे। इस पर आरपीएफ के कर्मियों को शक हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्दी के साथ ब्राउन बेल्ट और जूते होते हैं। आज देश और दुनिया में वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर सोशल मीडिया जॉइंट फेसबुक ने नए इमोजी लॉन्च किए हैं। साउंड इमोजी नाम से लॉन्च हुए इस इमोजी की खासियत ये है कि ये बोलने वाले हैं। कंपनी ने इसे फेसबुक मैसेंजर के लिए बनाया है। इससे यूज़र को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। फेसबुक पहली कंपनी है जो साउंड वाली इमोजी लेकर आई है। फेसबुक ने दावा किया है कि साउंड इमोजी एक नेक्स्ट लेवल इमोजी है, जिसमें यूज़र इमोजी में एक साउंड क्लिप के साथ मैसेज भेज सकेंगे। इसमें यूज़र्स को कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। इन इमोजी में क्लैपिंग, क्रिकेट, ड्रम रोल शामिल होंगे। फेसबुक मैसेंजर के वाइस प्रेसिडेंट लोरेडाना कृष्ण ने इस मौके पर कहा कि जो बात आप शब्दों से नहीं कह सकते उसे इमोजी के ज़रिए कहा जा सकता है, लेकिन अब इमोजी के साउंड भी करेंगे। यूजर्स के पास ऑप्शन होगा कि किस इमोजी के साथ कौन सा साउंड जोड़ना है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन मोंटे कार्लो चलाकर लग्जरी कारों की स्मगलिंग का एक बड़ा रैकेट पकड़ा है। ये स्मगलिंग डिप्लोमेटिक विशेषाधिकार के नाम पर हो रही थी। देश भर में कुल 7 शहरों से इस तरह के अभियान चलाए गए, जिससे 6 लग्जरी कारों को बरामद किया गया। ऐसी अन्य कई कारों पर भी नज़र रखी जा रही है। डिप्लोमेटिक कार्गो पर कस्टम ड्यूटी की छूट होती है। इसी नियमों का फ़ायदा उठाकर अपराधी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। अगर एक लग्जरी कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो नियमित सभी तरह के टैक्स मिलाकर उस कार पर सरकार को 2 करोड़ 4 लाख रुपए टैक्स के रूप में मिलने चाहिए। लेकिन पकड़े गए अपराधी पिछले 5 सालों से सरकार की आंखों में धूल झोंककर इस पूरी रकम को डकार जा रहे थे। कार स्मगलिंग से जुड़े अपराधी लग्जरी कारों पर लगने वाले कुल टैक्स यानी कार के मूल्य का 204% दिए बिना इंग्लैंड, यूएई और जापान से लग्जरी कारें मंगाकर भारत में बेच रहे थे। किसी राजनयिक के नाम पर लग्जरी कारें बुक की जाती थी और भारत में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी जाती थी। इस बार दुबई स्थित एक व्यक्ति भारत में सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ियों की चेन चलाने वाली कंपनी बिग बॉयज टॉयज के सीईओ निपुण मिगलानी को ये कारें बेच रहा था। ये कारें महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आरटीओ ऑफिस में रजिस्टरी होनी थी, लेकिन इनमें से एक कार पर डीआरआई के अधिकारियों ने नज़र रखी तो पाया कि उसे मुंबई एयरपोर्ट से सीधे अंधेरी के एक शोरूम में ले जाया गया और वहां आम ग्राहकों के डिस्प्ले के लिए रख दिया गया। ये लग्जरी कार एक अफ्रीकी देश के दिल्ली स्थित डिप्लोमेट के नाम पर मंगाई गई थी। इस मामले में अब तक गुरुग्राम के एक कार डीलर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें लियाकत बच्चू खान, निपुण मिगलानी और सूर्या अर्जुनान शामिल है। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है, लेकिन ओलंपिक खेलों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ओलंपिक खेलों के आयोजकों ने खेल गांव में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की है। आयोजकों का कहना है कि वे कोरोना के खतरे को कम करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को ही ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने टोक्यो पहुंचे एक खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरें सामने आ गई थी, लेकिन ओलंपिक खेलों के आयोजकों की ओर से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया था।
अब खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला आने की बात को स्वीकार कर लिया गया। ओलंपिक खेलों के आयोजक की ओर से जारी बयान में कहा गया, खेल गांव में कोरोना वायरस का पहला मामला मिला है। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान कोरोना वायरस का मामला मिला और वहीं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी को खेल गांव से बाहर भेज दिया गया। जारी बयान में कहा गया, जो शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है वह अब 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेगा। इस शख्स को टोक्यो के एक होटल में रखा गया है। खेल गांव को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आयोजन कमेटी के चीफ ने कहा, हम कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। एक कोरोना वायरस फैलता है तो हमारे पास उससे निपटने के लिए एक प्लान जरूर होगा। टोक्यो ओलंपिक को पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से ही टाल दिया गया था, लेकिन बेहद कड़े कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ इस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन मैदान पर बिना दर्शकों के ही होगा। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते स्थिति गंभीर होती जा रही है। जनवरी के बाद से यहां पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के चलते 49 लोगों की मौत भी हुई है। कुछ पाबंदियों को छोड़कर सोमवार से ब्रिटेन में लॉकडाउन के नियम खत्म होने जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय बन सकता है। ब्रिटेन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 51,870 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल 15 जनवरी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। ब्रिटेन में अब तक 8 जनवरी को कोरोना के सबसे अधिक 68,053 मामले मिले थे। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि यहां 19 जुलाई तक कोरोना के रोजाने के मामलों की संख्या 50,000 तक पहुंच सकती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ समय में ये संख्या 1 लाख प्रतिदिन के पार भी की जा सकती है। मामलों में वृद्धि के बावजूद ब्रिटिश सरकार अब भी 19 जुलाई को इंग्लैंड में लगी सभी पाबंदियों को हटाने की तैयारी में है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का कहना है कि सरकार का ये कदम खतरनाक होगा। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस व्हिटी ने चेतावनी दी है कि कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या जल्द ही बेहद तेजी से बढ़ सकती है और उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या हर 3 हफ्तों में दुगनी होती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, अब हम सब इस खतरे से बाहर नहीं आए। यदि सोमवार से लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जाती है तो इस दौरान लोगों को सही एहतियात बरतनी चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।